नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। राज्यसभा की रेस बदल गए फेस देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा के लिए खाली हो रही 5 सीटों के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। प्रत्याशी चयन में हमेशा ही अब चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है। इस बार भी बड़े बड़े नामों को दरकिनार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को साधने का प्रयास और इन वर्गों के प्रतिनिधित्व का एहसास भी देने की कोशिश की गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवारों पर फोकस किया है। बीजेपी ने 2 ओबीसी और 2 एससी उम्मीदवारों को टिकट देकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश करी है। कांग्रेस ने भी एक ओबीसी उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए उज्जैन के वाल्मीकि धाम के प्रमुख उमेश नाथ को टिकट दिया है। नाथ के अलावा पार्टी ने एल मुरुगन, माया नारोलिया और बंशीलाल गुर्जर को टिकट दिया है। नारोलिया जाट समुदाय से आती हैं और बंशीलाल गुर्जर समाज से हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी दोनों समुदायों के लोगों को लुभाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेज रही है। बीजेपी ने जिन लोगों को नामित किया है उन उम्मीदवारों को खुद नहीं पता था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इधर कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नामों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुके अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजकर कांग्रेस ने भी ओबीसी कार्ड खेला है। बीजेपी ने यादव समुदाय के एक सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और कांग्रेस उसी समुदाय के एक सदस्य को राज्यसभा भेज रही है। हालांकि दोनों पार्टियों के इस फैसले के पीछे लोकसभा चुनाव की आहट भी दिखाई देती है। सोशल इंजीनियरिंग का संदेश भी है। कांग्रेस के भीतर अब बड़ा सवाल यह है कि मंगलवार की रात विधायकों को डिनर देने वाले कमलनाथ अब क्या करेंगे। अटकलें कई हैं, लेकिन इतना तो तय है कि उच्च सदन का नॉमिनेशन भी धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर ही होता है, न कि विशेषज्ञता को देखकर। पार्टी के चारों प्रत्याशी जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, किसान नेता बंशीलाल गुर्जर साहब, हमारी महिला नेत्री श्रीमती माया नारोलिया जी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी, चारों प्रत्याशियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए। तो राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही अब उनके नामांकन फॉर्म भी जमा हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रही है सभी दलों की, इसके पीछे इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, भूपेंद्र जी भी आपके साथ हैं, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा के 5 उम्मीदवारों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, अब इसके पीछे तमाम रणनीति पर चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की, जो कि कितने वर्गों को साधा गया है, और कांग्रेस से जो अशोक सिंह को मैदान में उतारा गया है उसके पीछे कांग्रेस की क्या सोच रही है? क्या कुछ चर्चाएं आप देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल ऋषभ, देखिए अभी आप ही ने कहा है कि लोकसभा की आहट है और वो देखिए इस राज्यसभा के नॉमिनेशन में समझ आ रही है। चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, देखिए बीजेपी लगातार चौंकाने वाले फैसले लेते आ रही है। ये हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 से ही। अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन में भी हमने देखा कैसे चौंका रही है, आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है। लगातार जो बीजेपी कह रही है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ वोट बैंक की राजनीति है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। जिस तरह से ओबीसी कार्ड खेला गया है, जिस तरह से तमाम जो कार्ड खेले गए हैं लोकसभा को ध्यान में रखते हुए देखा गया है, खेला गया है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि कमलनाथ उन्होंने अपने लिए राज्यसभा का नॉमिनेशन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मांगा है। डिनर डिप्लोमेसी भी हम लोगों ने भोपाल में देखी, लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। और इस बार कांग्रेस ने भी एकदम चौंकाने वाला नाम सामने लाया। हालांकि बीजेपी इस पे तंज कस रही है कि 3 बार लोकसभा हार गए, आपने उनका नाम आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ भी ओबीसी कार्ड खेला गया है। अरुण यादव का नाम चल रहा था लेकिन उनको नहीं देकर अशोक सिंह को दिया गया है। तो ये देख रहे हैं हम कि वोट बैंक की राजनीति हावी है इस बार के राज्यसभा के नॉमिनेशन में। चलिए, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव की आहट में ये राज्यसभा के नॉमिनेशन, चाहे बीजेपी का कहें चाहे कांग्रेस का कहें।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपना घर नहीं संभालती, दूसरे के घरों में ताक झांक करती है। हमारे जो अशोक सिंह जी हैं, ये जो है एक बहुत ही पुराने और फ्रीडम फाइटर परिवार के बेटे हैं। इनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। आप कल्पना करिए कि जब जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और रियासती दौर में ग्वालियर में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना कितनी बड़ी बात होती थी। उस समय उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनके पिताजी मजदूरों के नेता रहे और जो है मंत्री रहे, विधायक रहे। तो ये जो है परिवार निरंतर कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 70-80 साल की सेवाएं इस परिवार की हैं और उसको जो है पार्टी ने पुरस्कृत किया। वो यादव समाज से आते हैं और जिस चुनाव क्षेत्र से वो लड़ते थे वहाँ पर यादवों की अच्छी खासी आबादी है, शिवपुरी ग्वालियर क्षेत्र में। तो उसको उसके बीच में उनकी अच्छी पैठ है, तो पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी के नॉमिनेशंस आए हैं बिल्कुल चौंकाने वाले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के अलावा क्या करती है? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो है, अभी आप कह रहे थे कि साहब जो है कि तीन बार चुनाव हारे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो 4 उम्मीदवार बनाए गए हैं, ये कहाँ से चुनाव लड़कर जीते, जरा आप ये बताइए। तो ये जो है ये केवल कांग्रेस पार्टी को इस दृष्टिकोण से देखना मैं अनुचित समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही चेहरे उतारे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और सीधे उतार दिया है। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि वाल्मीकि समाज से जिन महंत जी को इन्होंने टिकट दी है, जब सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में, तब तो जो है इन्होंने अलग किनारा कर दिया था कि साहब जो है जो संत हैं दलित समाज के, वो अलग स्नान करेंगे और बाकी लोग अलग स्नान करेंगे। तो ये तो धर्म में भी जाति का बंटवारा करने की कोशिश जो है, और बाद में जब ये हल्ला उठा तो जो है चांदी सोने की थालियों में वाल्मीकि आश्रम में भोजन कराना पड़ा। तो ये चीज़ें जब पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक हैं, ये किस मजबूरी में उन्होंने जो है ये कदम उठाया है, अच्छी है। लेकिन वाल्मीकि समाज को एक प्रतिनिधित्व मिला, हम उसका स्वागत करते हैं। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर भूपेंद्र जी, देखिए आपने तमाम बातें कही, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक चर्चा बीच में शुरू हुई थी कि कमलनाथ चाह रहे थे, इच्छा रख रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए और साथ ही डिनर पार्टी भी हुई थी, डिनर डिप्लोमेसी अपनाई गई थी। कहा जा रहा था, चर्चाओं के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, कि 1 तिहाई बहुमत उनको विधायकों का समर्थन प्राप्त था और वो चाहते थे कि राज्यसभा उनको भेजा जाए। लेकिन अब जो भी चर्चा पार्टी के भीतर हुई, अशोक सिंह जी को टिकट दिया गया है, इस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए भूपेंद्र जी। अशोक सिंह जी सर्वसम्मति के उम्मीदवार हैं, इसमें जो है सभी नेताओं की सहमति शामिल है। और जो अखबारी खबरों के आधार पर जो है दिल्ली के मीडिया से जो खबरें प्लांट हुई थी, उसी के आधार पर ये जो है कौआ कान ले गया की चर्चाएं मध्य प्रदेश में चल रही थी। कमलनाथ जी हमेशा से जो है लोगों को जो है भोजन पर आमंत्रित करते रहे हैं, विधायकों को बुलाते रहे हैं। ये कोई पहली बार तो उन्होंने भोजन दिया नहीं है, और उसमें जो है पार्टी के लिए ही एकीकृत किया लोगों को। लेकिन आज नॉमिनेशन जब भरने गए अशोक सिंह, ना तो कमलनाथ जी वहां पे थे, ना दिग्विजय सिंह थे, तमाम जो ये बड़े नेता, बड़े नाम है, ये सब नहीं थे, वहां मौजूद नहीं थे। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं और जो है दिग्विजय सिंह जी भी बाहर हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है। बाकी जो है सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे जो पार्टी के लोग हैं। जी ऋषभ। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके अपने पूरे एक तरीका है राजनीति का, आप संगठन एक अलग तरीके से आगे श्रेणी से कार्य करता है, फैसले लिए जाते हैं। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। गुंजन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा बन गया है। अब तमाम जो नाम सामने आए हैं उससे जिस तरीके से नारुलिया जी हैं, वो भी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब राज्यसभा आप उनको भेज रहे हैं। और साथ ही जो भूपेंद्र जी ने तमाम बातें कही, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। गुंजन जी। देखिए ऋषभ जी, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष में यकीन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के लिए विचार सर्वोपरि है। भारतीय
जनता पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता की अपनी एक भूमिका है, अपना एक महत्व है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस कार्यकर्ता के लिए दायित्व डिसाइड करता है, और कार्यकर्ता का एक ही काम है उस दायित्व का निर्वहन करना पूरी सेवा भाव से, पूरी ईमानदारी से। जनता का विकास, जनता की सेवा, ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि वहां पर एक परिवार या कोई एक ही व्यक्ति विशेष या परिवारवाद को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी में विकासवाद को आगे बढ़ाना एक भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। कांग्रेस में वो अपने अपने बेटों को बचाने के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश बचाने के लिए काम करती है। कांग्रेस हर काम में भंग आपको दिखेगा। आपने देखा होगा, आज आए दिन आपको एक न्यूज मिलती है कि कांग्रेस ने आज यहाँ भंग किया, आज ये कांग्रेस से छूटा, आज इसका बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी हर एक काम को ढंग से यकीन रखने में रखती है। तो ये जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एक मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये सिर्फ मोटो नहीं है, ये आधार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो एक अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नाम का चयन हुआ है वो एक कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। एक कार्यकर्ता, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए जगह है। एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। एक कार्यकर्ता को अगर आप राज्यसभा की टिकट दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे संगठित पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जहां पर अगर आपने काम किया है, आपने ईमानदारी दिखाई है, आपका सेवा भाव है, जनता के प्रति लगाव है और प्यार है, तो आप अपने दायित्व को निर्वहन करें और भारतीय जनता पार्टी आपको अपने दायित्व के हिसाब से आपको काम देगी। गुंजन जी, कांग्रेस ये है कि सिर्फ अगर आप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एक अलग कांग्रेस चला रही हैं, नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा से एक अलग कांग्रेस चलाते हैं। हमने 2023 के चुनाव में भी देखा कि वहां के प्रतिनिधियों का ऐलान नकुल नाथ जी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी की एक अलग कांग्रेस चलती है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया में भूपेंद्र जी से लूंगा, लेकिन भूपेंद्र जी का एक सवाल था गुंजन जी, ठीक है, भूपेंद्र जी का सवाल था कि वाल्मीकि संत को पहले संघर्ष में दरकिनार किया गया और अब चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है तो भारतीय जनता पार्टी सियासी लाभ उठाना चाहती है। देखिए, ये कांग्रेस का जो आरोप प्रत्यारोप है, ये पूर्ण रूप से मैं इसका खंडन इन शब्दों में करूंगी कि जिस पार्टी के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, जिस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, वो पार्टी क्या किसी और पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले वो अपने दामन में झांक के देखे कि आए दिन एक लंबी कतार लगी होती है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कि कांग्रेस से जो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे पार्टी पहले अपने दामन में झांके और देखे कि क्यों कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता और शासन और कुर्सी के लोभी लोग बैठे हुए हैं, जिसको जनता के विकास, जनता के सेवा, जनता की भलाई से कहीं कोई लेन देन नहीं है, जिसका विजन से कोई लेना देना नहीं, जिसके देश ठीक है को आगे बढ़ाने ठीक है भूपेंद्र जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा और साथ ही चर्चा ये भी कि जिस तरीके से अशोक सिंह जी को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, दिग्विजय सिंह के समर्थक वो हैं और दिग्विजय सिंह का जो एक कार्ड है वो चलता हुआ नजर आया यहाँ पर। आपकी आवाज नहीं आ पाई मुझे। भूपेंद्र जी से मैंने सवाल किया है, गुंजन जी। देखिए, पहले तो जो है हमारी आदरणीय बहन जी ने जो बात की है, रटी हुई बात की है, जी जी जी, चाल, चरित्र, चेहरा और अंत्योदय, ये जो है इन महान शब्दों का प्रयोग करते में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न गैरत आती न शर्म आती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ गारंटी दे के गए थे, वो कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का चोर है अजीत पवार, 3 दिन बाद उसको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। प्रधानमंत्री जी का वीडियो में भेजूं मैडम को तो ये जरा सुन लेंगी कि उन्होंने क्या कहा था अशोक चाबाण के बारे में। अभी अशोक चाबाण को पलक पावड़े बिछा के अपनी पार्टी में ले आए, तो ये तुम्हारी पार्टी का अंत्योदय है, ये तुम्हारी पार्टी के अंतिम लाइन में बैठे हुए लोग हैं। पूरे देश से जो है केवल जो है नेताओं की चोरी करने के अलावा इस पार्टी ने किया क्या है? और ये पहले दिन से, जन्म से
आपको मैडम को तो पता भी नहीं होगा, ये जनसंघ के बारे में जानती भी नहीं होंगी, अभी नई नई है, प्याज ज्यादा खाई है। लेकिन इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी का दूसरा अध्यक्ष कौन था, किस पार्टी से चुराया था इनने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बना था। ये अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ें, फिर बोलें गिरेबान में झांकें। हमने गिरेबान में झांका, तभी हमें पता चला कि जो है सामने वाली पार्टी तो पूरी नेता चोर पार्टी है, नीति चोर पार्टी है, योजना चोर पार्टी है। आपका अपना है क्या? योजना कांग्रेस की चुराते हो, नेता कांग्रेस के चुराते हो, और जो है बातें ऐसे करती हो जैसे विश्वगुरु हो गए आप लोग। तो जरा अपने गिरेबान में आप भी झांकिए और दोनों झांकें, और तब आपको पता चलेगा। बताइए आपकी पार्टी का जनसंघ का दूसरा अध्यक्ष कौन था, जरा नाम बताइए मैडम, आपको जानकारी हो तो। आप बड़ी विद्वान हैं, कौन था आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कौन अध्यक्ष बना था आपकी पार्टी का, जनसंघ का, मालूम है आपको? हमें एक डर है कि हमारे साथ बताइए जरा नाम बताइए, देखें आप कितनी होशियार हैं। बताइए नाम बताइए, किस पार्टी से चुराया था उस नेता को, किस पार्टी से उस नेता को चुराया था, जरा बताइए। पहले दिन से आप नेताओं की चोरी में लगे हुए हो, नाम बताइए उस नेता का। आप बहुत विद्वान हैं, जरा बताइए। मैं चाहूंगा, हाँ ठीक है, चर्चा को थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक जनसंघ का है, दूसरा अध्यक्ष कौन था, जरा नाम बताइए। ठीक है भूपेन जी, मैं फिर सवाल आपको उनसे पता पूछ लेता चले, हूँ। फिर अपना गिरेबान की बातें करिए। हाँ भूपेन जी, मैं सवाल उनसे पूछ लेता हूँ। गुंजन जी, प्रतिक्रिया आपकी। मैं यही इनको बताना चाह रही थी कि अब हमें तो शायद अभी ये भी एक बहुत बड़ी गूगल में देख लो मैडम, गूगल में देख लो, अभी पता चल जाएगा। फिर बताना किस पार्टी से चुराया था उसको, देख लो, गूगल से देख लो भाई, हम बुरा नहीं मानेंगे। आप देख लीजिए गूगल करके, आपको पता चल जाएगा आपके जनसंघ का जो अध्यक्ष नंबर 2 कौन था। आप जरा देखिए तो फिर बताइए किस पार्टी से चुराया था उसको। आपके क्षेत्र से आते हो या ये प्रमुखता नहीं है, चोर पार्टी है। ठीक है, एक एक करके भूपेन जी, एक एक करके हम आते हैं। गुंजन जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। महान लोग हैं। ठीक है भूपेन जी, मैं आता हूँ आपके ये पास। नर्सरी चोर लोग हैं ये। पार्टी का आपका स्वागत है। हाँ देखिए, बिल्कुल गुंजन जी, भूपेन जी का जो सवाल भी था बीच में, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिनका आप विरोध कर रहे थे, घोटाले करने की, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम बातें भूपेन जी कह रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पर स्पष्ट आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं ऊपर आऊंगा। ऋषभ जी, मैंने अपनी प्रतिक्रिया उसी पे दी है। ये विचार प्रमुख पार्टी है जो अगर राष्ट्र विचार के साथ शामिल होगा, कल्याण के साथ शामिल होगा, जो रामराज्य के विचारों के साथ शामिल होगा, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जिसका विजन क्लियर होगा। क्या विचार किया मैडम आपके प्रधानमंत्री ने 3 दिन में? 3 दिन में ये विचार किया कि अपन चोर को नहला धुला के जो है गंगा में नहला लें। ये आपके प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि हम हर चोर को जो है सफेद कपड़े पहना देंगे। ये गारंटी है। ठीक है, देखिए गुंजन जी, ठीक है, समय भी हमारे पास कम है, आपने अपनी बात रखी है। भूपेन जी, मैं आपके पास आऊँ। ठीक है गुंजन जी, का बता दें हाल भोपाल में कहा, और जो है वहाँ जाके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है भूपेन जी, देखिए मुझे लगता है कि जो फैसले लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर अगर रणनीति का जिक्र करें, आप तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की वो रणनीति अभी तक नजर नहीं आई है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर थोड़ा बहुत कहें कि जो बीजेपी जिस रणनीति पर आगे चल रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर इस प्रतियोगिता की हम बात करें तो वहां पर थोड़ी पीछे छूटती हुई दिखाई देती है। क्या कुछ आपकी रणनीति है? क्योंकि अगर आप आरोप तमाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में अगर बेहतर आप प्रदर्शन करते हैं तो ज्यादा बेहतर जवाब वो आपके तमाम सवालों का बीजेपी के आपके पास होगा। पहले तो जो है ये आम चलन की भाषा आपसे निवेदन है कि आप बंद कर दीजिए। आरोप नहीं है, पब्लिक डोमेन में। अगर अजीत पवार ने पार्टी ज्वाइन की है तो सबके सामने की है। अगर चव्हाण जी ने पार्टी ज्वाइन की है तो सार्वजनिक रूप से की है। और इन लोगों को चोर बोला है तो प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बोला, कोई छुपा के थोड़ी बोला है। जिसमें आरोप क्या है? ये तो सच्चाई है जिसका मैं बयान कर रहा हूँ। दूसरी चीज, रणनीति हमेशा गुप्त होती है। मैं उसको जो है टीवी पे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और अच्छे से चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए, लगातार जिस तरीके से सियासत होती आई है, आप तमाम बातें कहते आए हैं, जब बात विधानसभा चुनाव की होती है, लोकसभा चुनाव आते हैं, परिणाम में वो चीजें नजर नहीं आती हैं। तो निश्चित तौर पर स्पष्टता होना, थोड़ा जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो दर्शक कांग्रेस को पसंद करते हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए आप बता दीजिए क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप लड़ने वाले हैं। ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। ये आपको जानकारी है क्या? या दिखा पाएंगे आप चैनल पे? मैं आपको नाम भेजता हूँ उनके।
ये जो है मशीनें आदमी की भाषा समझ रही हैं। और आप क्या समझ रहे हैं कि ये चुनाव का परिणाम कोई नैसर्गिक परिणाम है क्या? जनता ने स्वीकार इसलिए किया है कि हम संवैधानिक संस्थाओं की सुचिता को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पूरे देश में आप जो है आपका कैमरा घुमाइए, जनता से पूछिए, सड़क पे, पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, वो कह रहे हैं कि हम जो है हमने तो वोट किसी और पार्टी को दी थी, ये कहीं और गया है। ठीक है, समय का मैं क्विक रिएक्शन। गुंजन जी देखिए, गोवा में एक कांग्रेस की रणनीति पूरी है, लेकिन एजेंसियों का दुरुपयोग और तमाम बातें वो कह रहे हैं, इस वजह से थोड़ा वो तमाम इशारा वो कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस किस तरीके के आरोप लगाते हैं ये, आप पहले इनको शर्म नहीं आती? ये सीबीआई, ईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे आरोप लगाते हैं जब फंसते हैं तो। अब इनके एक अपनी हार का मालूम क्या उन चार डायरेक्टर के नाम मालूम क्या? मैडम को नाम पूछ लो इनसे। ठीक है, समय हमारे पास कम है। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब राज्यसभा के जो उम्मीदवार, ठीक है एक एक करके आपने अपनी बात रख ली, समय हमारे पास इतना ही है। ठीक है मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देखा जाए, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं, कितना फायदा नुकसान दोनों पार्टियों को मिलेगा? आदरणीय गुंजन जी नाम तो बता दो, वो 4 बीजेपी के कौन नेता इसमें जो है डायरेक्टर बनाए गए? देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा चुनाव की आहट है और उसको लेकर उसी के तहत जो है ये राज्यसभा के नॉमिनेशन दोनों पार्टी ने किए। देखिए ओबीसी कार्ड खेला गया है, जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ वोट बैंक की राजनीति है वो हावी है, वो राज्यसभा के नॉमिनेशन में भी हावी है, क्योंकि लोकसभा है सामने, लोकसभा। ये नाम बताइए आदरणीय बहन जी, नाम देखिए बताइए। मैं चाहूंगा तमाम इस पर और चर्चा हो सकती है, तथ्य आपके पास कई हैं, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, गुंजन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा की रेस और बदल गए फेस में लगातार हम देख रहे हैं कि जो फेस उतारे गए हैं, जो चेहरे उतारे गए हैं, लोकसभा को ध्यान में रखकर ही ये चेहरे उतारे गए हैं। अब कांग्रेस के अपने तर्क हैं, क्योंकि अरुण यादव और कमलनाथ का नाम चर्चा में था, अब कांग्रेस ने अशोक सिंह को उतारा है और बीजेपी ने भी ओबीसी हो, महिला वोटर हो और दलित वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।